देखो प्यारे बच्चों, आज हम एक नया पाठ प्रारंभ कर रहे हैं जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। मतलब विद्युत धारा के बहने से क्या चुंबकीय प्रभाव होंगे। तो इसमें सबसे पहले हम चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा देते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा के लिए किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखी हुई चुंबकीय सुई बल आघूर्ण के कारण घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इस संबंध में सबसे पहले एक ओरस्टेड नाम के वैज्ञानिक ने प्रयोग किया। तो ओरस्टेड ने एक चालक में धारा बहाकर उसके चारों ओर चुंबकीय सुई को रखा। मतलब धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय सुई को रखा। धारावाही चालक उसे कहते हैं कि ऐसा चालक जिसमें विद्युत धारा बह रही हो, उसे धारावाही चालक कहते हैं। अंग्रेजी में उसे करंट कैरिंग कंडक्टर कहते हैं। तो करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर चुंबकीय सुई को रखा तो उसने देखा सुई वैसा ही व्यवहार कर रही है जैसे चुंबक के चारों ओर रखने पर करती है। तो ओरस्टेड ने निष्कर्ष निकाला कि गतिमान आवेश या धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। मतलब चलते हुए आवेश या धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। इस प्रयोग से उसने ये निष्कर्ष निकाला, यदि किसी तार में धारा बह रही है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, क्योंकि वह चुंबकीय गुणों को दिखाता है। लेकिन कितना पैदा हो जाता है ये बात ओरस्टेड ने नहीं बताई। तो धारावाही चालक के चारों ओर कितना चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा ये बात बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिलकर बताया। तो जिसे हम बायो सेवर्ट का नियम भी कहते हैं। तो बायो सेवर्ट ने किसी धारावाही चालक के चारों ओर कितना चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा ये बात बताई। तो उस नियम के अनुसार हम देखते हैं कि यदि एक धारावाही चालक लें, तो ये जो देख रहे हो आप, ये धारावाही चालक है जिसके अंदर विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। तो इससे R दूरी पर कोई बिंदु P लिया हुआ है हमने। ये जो बिंदु P लिया हुआ है इसकी इस धारावाही चालक के साथ कोण है थीटा। यानी इस धारावाही चालक से इस बिंदु P की दूरी R है और ये दूरी जो है इस धारावाही चालक के साथ कोण बना रही है थीटा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि धारावाही चालक और दूरी के साथ जो जिस बिंदु से उस धारावाही चालक की जो दूरी ली जाती है उसके साथ बनाए हुए कोण, यहाँ पर ये थीटा दिखाया है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा बायो सेवर्ट ने कि इस धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, मान लीजिए बिंदु P पर, वो इसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यानी उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। जितनी ज़्यादा धारा बहेगी उतना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। और जिस धारावाही चालक के छोटे से टुकड़े के कारण हम उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो उस लंबाई के समानुपाती होता है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अल्प लंबाई dl के समानुपाती होता है। और उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र R और धारावाही चालक के बीच बने कोण की साइन थीटा के समानुपाती होता है।
चौथी बात कही थी कि चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक से बिंदु P तक की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम इन चारों बातों को मिला देंगे तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है IDL sin थीटा बटे R स्क्वायर के। यदि चालक वायु या निर्वात में रखा है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र DL के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र μ0/4 IDL sin थीटा बटे R स्क्वायर होता है। हमने यहाँ समानुपाती चिन्ह के स्थान पर एक कांस्टेंट लिया है μ0/4। यहाँ पर इसी के अंदर हम देखें कि यदि थीटा की वैल्यू 0 रख दें या 180 रख दें तो dV मीन्स उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। मतलब धारावाही चालक जो है उसकी दिशा में ही चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो शून्य होता है। यदि थीटा के स्थान पर 90 रख दें तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र μ0/4 IDL बटे R स्क्वायर होता है। यहाँ पर मैं थीटा में मैंने बार बार आपको समझाया था कि ये R और DL के बीच का कोण है, तो DL और R के बीच का कोण है थीटा। ठीक है, तो उसी में हम जो हमने कांस्टेंट लिया था उसके μ0/4 उसी में जो μ0 है उसको हम वायु की चुंबकशीलता कहते हैं। तो उसी क्रम में हम वायु की चुंबकशीलता μ0 का मान और उसका मात्रक और उसके विमीय सूत्र की बात करेंगे। तो μ0 बराबर होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। और μ0/4 का जो मान होता है वो 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो यहाँ से आप μ0, अब ये तो कांस्टेंट है 4 पाई, तो जो μ0 का जो मात्रक है वो न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अगर μ0 के विमीय सूत्र की बात करें तो μ0 का जो विमीय सूत्र है यहाँ पर न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर है, तो इससे न्यूटन का विमीय सूत्र mL/t-2 और एम्पियर का विमीय सूत्र a स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखेंगे mL/t-2 और a⁻²। तो ये μ0 का विमीय सूत्र है जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये μ0 का विमीय सूत्र पूछा जाता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये 1 नंबर में आता है, इसे याद रखिए आप। यहाँ पर μ0 और ε0 में संबंध, ε0 आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है और μ0 यहाँ पढ़ा है। तो μ0 और ε0 में संबंध हमने वहाँ पढ़ाया था आपको कि 1/4πε0 इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे या प्रति कूलम स्क्वायर, और μ0/4 इज इक्वल टू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो यहाँ पर समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देंगे तो आप देखेंगे कि μ0 और ε0 आएगा, और ये 10⁻⁻7 और इसमें ये नीचे 9 × 10⁹ तो इसको नीचे लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/9 × 10⁻16। लेकिन प्रकाश की जो चाल होती है वो प्रकाश की चाल को हम c से डिनोट करते हैं या दिखाते हैं। तो प्रकाश की चाल c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो यहाँ पर हम इसी से देखते हैं कि ये 3 × 10⁸ का वर्ग है। तो यहाँ 3 × 10⁸ जो है इसके स्थान पर हम c लिख सकते हैं। तब हमने देखा यहाँ से कि μ0 × ε0 इज इक्वल टू 1/c², या यहाँ से कह सकते हैं c बराबर 1/√μ0 ε0। यहाँ पर c प्रकाश की चाल है। तो यहाँ पर कभी कभी पेपर में 2 बातें पूछी जाती हैं, एक तो μ0 और ε0 का विमीय सूत्र। अब यहाँ देखें कि μ0 और ε0 का जो विमीय सूत्र है वो यहाँ पे ये प्रकाश की चाल है।
तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो कुल मिला के ये चाल है, तो चाल का विमीय सूत्र एल टी माइनस वन होता है। तो जब इसे ऊपर ले जाएंगे स्क्वायर के रूप में तो एल की पावर -2 और टी की पावर 2। तो डायरेक्ट अगर इसका हम निकालेंगे तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन चाल से अगर इसका विमीय सूत्र देखें तो एल की पावर -2 और टी की पावर 2 होता है। तो यहीं से 1/√μ0 और ε0 का विमीय सूत्र बताओ, का विमीय सूत्र बराबर चाल के विमीय सूत्र के बराबर होता है या वेग के विमीय सूत्र के बराबर होता है, ये एल टी माइनस वन। तो आपको ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना चाहिए कि 1/√μ0 ε0 का विमीय सूत्र चाल के विमीय सूत्र के बराबर होता है। यहाँ पर ऑरस्टेड ने ये बात बताई थी, ऑरस्टेड ने ये वाली बात बताई थी कि धारावाही चालक के और चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, और बायो-सैवर्ट ने ये बात बताई थी कि कितना चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। लेकिन अब बात आती है कि चुंबकीय क्षेत्र इतना पैदा हो जाता है, लेकिन उसकी दिशा किधर होती है। इसकी दिशा के बारे में मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने एक नियम दिया, जिसे हम मैक्सवेल का राइट हैंड पेज का नियम कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि राइट हैंड से पेज को इंग्लिश में स्क्रू कहते हैं, तो इसे राइट हैंड स्क्रू रूल भी कहते हैं। तो पेज के नियम में क्या है कि राइट हैंड से पेज को ऐसे घुमाते हैं कि नोक जो है, पेज की नोक धारा की दिशा में रहे, पेज की नोक धारा की दिशा में रहे, तब अंगूठा या हाथ जिस दिशा में घूमता है, मतलब हम पेज को धारा की दिशा में घुमाते हैं, और पेज को जब धारा की दिशा में घुमाते हैं तो तब अंगूठा या हाथ जिस दिशा में घूमता है वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है, या हम ये कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा वही होती है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो पेज को धारा की दिशा में नोक रखकर घुमाने पर ऐसे अगर हम घुमाएं तो हमारा हाथ जिस दिशा में घूमता है उसी दिशा में चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। तो अगर हम ऐसे घुमा रहे हैं तो इधर नीचे जाएगा और इधर ऊपर आएगा। तो यहाँ पर हमने दिखाया है कि ये विद्युत धारा जा रही है यहाँ पर इस तरह से इसमें, और विद्युत धारा की दिशा में यहाँ पर हमने इसको ऐसे घुमाया है। तो आप देखेंगे जब जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये वाली यहाँ पर ये ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ हम इस तरह से चिन्ह से दिखाते हैं, और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे है, वहाँ पर हम गोला बना के क्रॉस से दिखाते हैं। हमने लिखा भी है मैंने यहाँ कि ये ऊपर है और यहाँ पे नीचे है।